गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज। और आज हमें लास्ट चैप्टर का क्या करना है, रिवीजन करना है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जिसे एक लिंक कहा जाता है, किसके बीच का? सेवर और इन्वेस्टर के बीच का लिंक। इन दोनों पार्टी को लिंक कराने का काम जो करती है वो करती है फाइनेंशियल मार्केट। इकोनॉमी के अंदर दो मेन सेक्टर्स होते हैं बच्चों, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक बिजनेस फर्म्स। हाउस होल्ड पैसा सेव करते हैं और बिजनेस फर्म्स पैसा इन्वेस्ट करती है। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हाउस होल्ड से पैसा निकलवा करके किसके पास तक पहुंचा दे, बिजनेस फर्म के पास तक पहुंचा दे, वो प्लेटफॉर्म के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। माने पढ़ तो चुके ही है, रिवीजन करना है। तो दो तरीके होते हैं बच्चों, वो जो लिंक क्रिएट करने के होते हैं वो दो तरीके होते हैं। या तो बैंक के थ्रू होगा वो लिंक क्रिएट, या फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। बैंक हम पढ़ चुके हैं और आज हमें क्या करना है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है ना। तो ये जनरल बातें यहाँ पे लिखी हुई है। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जी फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे सिक्योरिटीज को क्रिएट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। सिक्योरिटीज को क्रिएट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। सिक्योरिटीज को क्रिएट करने का मतलब है कि उस मार्केट में सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम आती है, और सिक्योरिटीज को एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनमें ही सेल परचेज करना। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट के कहीं ना कहीं आगे चल करके दो सेगमेंट होते होंगे। एक जहां पे फर्स्ट टाइम शेयर्स आते हैं और जहां पे सेकंड टाइम, और उसके आगे क्या होती है, डीलिंग होती है। ठीक है ना। खैर वो तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप अगर देखोगे तो फाइनेंशियल मार्केट का यही मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्रिएट होती है और एक्सचेंज होती है। इस मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं। किन किन के लिए फंड्स मिलते हैं बच्चों? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, अगर बात करें इसके फंक्शंस की, अब इसका सब टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो आप मुझे बताओ फंक्शंस क्या क्या होते हैं। MP reduces the cost of discovery. MP reduces the cost of discovery. M for mobilize savings and channelizing them into most productive uses. फाइनेंशियल मार्केट ही वो मार्केट है जो फंड्स को मोबिलाइज कराने का काम करती है, माने मूव कराने का काम करती है। किससे? सेवर से इन्वेस्टर। ठीक है ना। और फिर उसे क्या करती है, चैनलाइज करती है। क्या करती है? पैसा निकलवाने का काम करती है, मूव कराने का काम करती है, और फिर उसे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में चैनलाइज कराने का काम करती है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। तो पहला फंक्शन हुआ ही फाइनेंशियल मार्केट का। दूसरा, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। कैसे करती है लिक्विडिटी प्रोवाइड? क्योंकि आप जब चाहो, जिस टाइम चाहो उस टाइम आप सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो, तो इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी माने किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है ना, वो चीज इंक्रीज करके देती है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि आप मंडे टू फ्राइडे और 9:15 से 3:30 जब चाहे, जिस सिक्योरिटीज को चाहे, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज आपने परचेज करके रखी है उन्हें आप बेच सकते हो। तो इससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। तो M फॉर मोबिलाइज सेविंग्स, P फॉर प्रोवाइड लिक्विडिटी, MP रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। आज आप आपके घर से बैठ के ही क्या कर सकते हैं, शेयर्स में डीलिंग कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपका टाइम कम लगता है, आपकी एनर्जी कम लगती है, आपके एफर्ट्स कम लगते हैं अल्टीमेटली, जिससे कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। जस्ट आपको अगर क्या करनी है, ट्रेडिंग करनी है, आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग टर्मिनल होना चाहिए। मतलब एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर, जो सिस्टम किसका होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा का। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, और लास्ट फंक्शन है इसका, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। एमटी थी हमारी मेमोरी टेक्निक थी। एमपी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ डिस्कवरी, है ना। तो डिस्कवरी मतलब
प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्राइस को फाइंड आउट कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। बिकॉज जो डिमांड एंड सप्लाई होती है सिक्योरिटीज की वो रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक होती है स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम पे, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, और उससे रियल टाइम बेसिस पे प्राइस निकलते हैं, जो प्राइस सेकंड बाय सेकंड क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब बात करें अगर किसकी, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप की होती है। अभी हमने ऊपर भी देखा था जब हम फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट आपको शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है। फिर वहां पे वो मार्केट वो होती है फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज क्रिएट होती है और एक्सचेंज होती है। तो इन्हीं दोनों लाइन को कंसिडर करके आप ये चार्ट देखिएगा, ये फ्लो चार्ट, कि एक होती है मनी मार्केट और एक होती है, अब जो उन्होंने बोला कि जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड प्रोवाइड कराती है वो तो कराती है मनी मार्केट, जो मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कराती है वो कराती है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी सिक्योरिटीज अगर फर्स्ट टाइम आ रही होती है तो प्राइमरी मार्केट, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील हो रहा होता है तो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है ना, चलो वन बाय वन देखते हैं बच्चों इन्हें। मनी मार्केट, मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या मिलते हैं, फंड्स मिलते हैं, जो ऐसी एसेट्स में डील करती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 1 साल, माने 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में रियलाइज हो जाएगी। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स काफी लिक्विड होते हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, क्योंकि इनमें क्या रहती है, ज्यादा मैक्सिमम मैच्योरिटी जो इनकी रहती है वो 1 साल रहती है। और ऐसा इसलिए भी होती है इनकी लिक्विडिटी इनमें इसलिए भी होती है बिकॉज यहाँ पे जो है ना DFHI है, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, उसने रेडी मार्केट प्रोवाइड कराई है किसके लिए, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज के लिए। ये कम रिस्क की होती है, कम रिस्क इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो पार्टी डील करती है वो सॉलिड पार्टी होती है, जिनका साउंड क्या होता है, फाइनेंस होता है, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक हो गए, RBI हो गए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जिनको बराबर से रेटिंग मिली होती है, तो वो इनमें क्या करते हैं, डील करते हैं मेनली। जो इनसे रिटर्न होती है बच्चों, वो कुछ ना कहीं क्या होती है, कम होती है। जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से जो रिटर्न मिलती है वो क्या मिलती है, कम मिलती है, बिकॉज ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है ना। अब इनके पार्टिसिपेंट्स कौन है मनी मार्केट के, यानी कि मनी मार्केट में कौन कौन डील करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़े बड़े जिनकी साउंड क्या है, गुडविल है, जिनका साउंड बेस है, फाइनेंस बेस है, वो लोग इसमें क्या करते हैं, डील करते हैं, जैसे कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, NBFCs, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड, MNCs। ठीक है ना, ये सब लोग इसमें क्या करते हैं, मनी मार्केट में डील करते हैं, माने इनके प्लेयर्स हैं। अब इनमें किन किन चीज की क्या होती है, ट्रेडिंग या डीलिंग होती है, वो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों 5 इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने हैं। ट्रेजरी बिल्स, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, T बिल्स बोलते हैं। दूसरा कमर्शियल पेपर, तीसरा कॉल मनी, चौथा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और पांचवा कमर्शियल बिल। वंस अगेन, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, हाँ जी, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और पांचवा कमर्शियल बिल। बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको RBI इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स। और ये किसकी फॉर्म में इशू होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स की फॉर्म में इशू होते हैं, जहां पे RBI क्या करता है, जनता को या जिसको भी वो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, उसको प्रॉमिस करता है कि भाई हम ये इतने टाइम बाद आपको पैसा देंगे। इनमें फिक्स क्या रहती है, रिटर्न रहती है, और डिफॉल्ट का रिस्क ना के बराबर होता है, बिकॉज इन्हें कौन इशू कर रहा है, RBI इशू कर रहा है। ये बच्चों कम से कम अवेलेबल होते हैं 25,000 रुपए के, और फिर उसके मल्टीपल में, माने 25, 50, 75, 1 लाख, 125, 150 ऐसे करके। ठीक है ना। ये किस पे इशू होते हैं बच्चों, फेस वैल्यू से कम पे इशू होते हैं, और फेस वैल्यू पे ये क्या होता है, इनका रिडम्पशन बोलो या मैच्योरिटी जो होते हैं ये, वो फेस वैल्यू पे होते हैं। क्योंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं तो इन पे क्या नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो फिर क्या फायदा, यही फायदा है जो ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं। ठीक है ना, तो बीच का जो है ना, जो गैप है, उसी को कमीशन बोलो, इंटरेस्ट बोलो, या रिटर्न बोलो इन्वेस्टर के लिए, वो जो कुछ है वो ही सब कुछ है। ठीक है ना। आज के दिन पे 3 मैच्योरिटी के टी-बिल्स इशू किए जाते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जो डिफरेंस होता है फेस वैल्यू का, और या फेस वैल्यू को रिडम्पशन वैल्यू भी बोल सकते हो, क्योंकि फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं, और जो इशू प्राइस होता है उनके बीच का जो गैप होता है उसी को डिस्काउंट बोलो, चाहे तो इंटरेस्ट बोलो, और यही रिटर्न होती है किसके लिए, इन्वेस्टर के लिए।
एग्जाम्पल मैंने दिया है वो देख लेना आप। बात करते हैं कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म तो पढ़ी होते ही है, क्योंकि हम पढ़ी कौन से इंस्ट्रूमेंट रहे सारे शॉर्ट टर्म, तो वो तो सब में कॉमन चलेगा। अनसिक्योर्ड होते क्या होते हैं? माने जब भी कोई कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू करती है तो उनके बदले में कोई भी कोलेटरल नहीं रखवाए जाते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं, सेम लाइक ट्रेजरी बिल्स। जैसे ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में, ऐसे ही कमर्शियल पेपर भी होते हैं। और इनकी मैच्योरिटी क्या होती है? फिक्स होती है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? नेगोशिएबल, मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, किसी और पार्टी को क्या कर सकते हो? दे सकते हो, ठीक है ना। एंडोर्समेंट करना पड़ेगा और डिलीवरी देनी पड़ेगी। कमर्शियल पेपर क्योंकि अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इन्हें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती है, जिनकी गुडविल बहुत बढ़िया होती है, वो ही इन्हें क्या करती है? इशू करती है। और इनका बच्चों जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 दिनों से लेकर के 1 साल तक का होता है। ये शॉर्ट टर्म में पैसा उठाने के लिए काफी क्या रहते हैं? हेल्पफुल रहते हैं, यूजफुल रहते हैं, क्योंकि इन्हें हम सस्ते रेट पे क्या कर सकते हैं? मार्केट से उठा सकते हैं। मतलब जो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम पे हम क्या कर सकते हैं? इन्हें इशू कर सकते हैं और इनसे पैसा उठा सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इन पे कम इंटरेस्ट इसलिए मिलता है क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे क्या होता है? रिडम्पशन होता है। तो एक तो इन्वेस्टर को वहां से रिटर्न आ जाती है, वो जो गैप जैसे टी बिल्स में होता है। और एक छोटा सा क्या मिल जाता है? नहीं, कम अमाउंट का क्या भी मिल जाता है, कम परसेंटेज में, मार्केट रेट से जो कम रहता है वो इंटरेस्ट में मिल जाता है। तो डबल डबल रिटर्न हो जाती है, ओवरऑल मिला करके सही पड़ जाता है इन्वेस्टर को, ठीक है ना। ये कई बार क्या होते हैं, जो हमारी कैपिटल नीड्स होती है उनको भी पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर को अपन लोग क्या करते हैं? इशू करते हैं। लेकिन इसके ये कभी करते हैं जब हमें क्या करना हो? टाइम गैप को फिल करना हो, यानी कि ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में। किसके केस में? ब्रिज फाइनेंसिंग के केस में, कि लॉन्ग टर्म से हमें अभी पैसा मिलेगा, महीने 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन हमें आज ही लगाना है प्रोजेक्ट, तो आज क्या कर दो आप? कमर्शियल पेपर इशू कर दो, और जब फिर आपको लॉन्ग टर्म से मिलेगा पैसा तो आपने वो क्या कर देना? जो कमर्शियल पेपर वालों का पैसा है वो क्या कर देना? आप चुका देना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक बच्चों किसका भी ऑल्टरनेट होता है? बैंक बोरोइंग का भी ऑल्टरनेट होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। जो कमर्शियल पेपर है उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट को भी फुलफिल करने के लिए, मीट आउट करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। माने आज हमें फ्लोटेशन कॉस्ट लगानी पड़ेगी, सिक्योरिटीज को इशू करने की कॉस्ट आती है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस के खर्चे होंगे, लिस्टिंग चार्जेस होंगे, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ सकती है, कोई ब्रोकरेज देनी पड़ सकती है, अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ सकता है। तो ये खर्चे तो आज होंगे, लेकिन खर्चे आज होंगे तभी पैसा आएगा शेयर्स वगैरह से। लेकिन हमारे पास अभी क्या है? ये खर्चे तो करने पड़ेंगे, हमारे पास पैसा है नहीं है, तो आप क्या इशू कर सकते हो? सीपी इशू कर सकते हो, और इनसे फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा पूरा करके लॉन्ग टर्म से पैसा उठा लो, फिर इनका क्या कर दो? वापस कर दो, ठीक है ना। ये नोट में मैंने आपको बता ही दिया कि जब प्रोजेक्ट में क्या रहता है, प्रोजेक्ट हमें आज ही लगाना होता है लेकिन पैसा मिलने में टाइम गैप होता है, तो उस केस में कमर्शियल पेपर को इशू करके हम ब्रिज फाइनेंसिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग कर लेते हैं, ये लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है? कॉल मनी जो एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता है। क्यों? बिकॉज क्या होता है, कमर्शियल बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि उसे सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीआई वो रेट बढ़ा दे और कमर्शियल बैंक के पास उतना पैसा नहीं है कि वो प्रॉपर रिजर्व मेंटेन कर पाए, तो वो वाला बैंक फिर दूसरे बैंक से क्या लेता है? पैसा उठाता है, जिस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं? अब ये शॉर्ट टर्म तो होता ही है, लेकिन एक खास बात है इसमें, ये रीपेबल ऑन डिमांड होता है। माने अगर मैंने तुम्हारे से पैसा लिया है, तुम भी बैंक हो मैं भी बैंक हूँ, और मैंने तुम्हारे से पैसा लिया है क्या मेंटेन करने के लिए? रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। तो आप जब मांगोगे मेरे को ये पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। और इसकी बच्चों जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी 1 दिन से लेकर के कितने दिन तक वेरी करती है? 15 दिन तक वेरी करती है। कॉल मनी को क्या भी बोलते हैं आप लोग? इंटर बैंकिंग कॉल मनी भी बोलते हैं, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ कि आरबीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है। कई बार आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के रेट में चेंज कर देता है, तो उस केस में हमारी जो लिक्विडिटी होती है वो अफेक्ट होती है। तो हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, तो एक बैंक दूसरे बैंक से उठा लेता है। कॉल मनी को सीआरआर के लिए मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसको इंटरबैंक कॉल मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरबैंक कॉल मनी भी बोलते हैं। और जो इंटरेस्ट होता है जो कॉल मनी पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल रेट, जो काफी क्या होता है? वोलेटाइल होता है, माने कम ज्यादा ये रेट होता रहता है ना। ये डे टू डे इवन कई बार तो घंटों घंटों में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो बोल रहे हैं एग्जिस्ट करता है कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। किसके बीच में?
कॉल रेट के बीच में और जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर वगैरह वगैरह। माने अगर कॉल रेट बढ़ेगा तो जो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, तो हम उन्हें क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे कौन होते हैं, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, ऐसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, है ना। जैसे सीपीबी क्या होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, नेगोशिएबल। शॉर्ट टर्म में तो कोई कहने की बात है ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन बियरर फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, बियरर फॉर्म में होते हैं, जिसके पास है उसी के है। ठीक है ना, जिसके पास है उसी के है। कौन इशू करता है इन्हें, कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। किसके बेस पे इशू करते हैं, जो उनके पास डिपॉजिट्स होते हैं, जो उन इंस्टीट्यूशंस के पास डिपॉजिट होते हैं उसके बेस पे क्या करते हैं, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं। ये इंडिविजुअल्स को इशू किए जा सकते हैं, कॉर्पोरेशंस को इशू किए जा सकते हैं। कब के टाइम में, जब क्या हो, टाइट लिक्विडिटी हो, माने बैंक्स वगैरह के अंदर क्या हो कि डिपॉजिट तो नहीं आ रहे हो, लेकिन लोग किसकी डिमांड कर रहे हो, लोन्स की डिमांड कर रहे हो, तो उस केस में क्या इशू किए जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं। ये हेल्प करते हैं एक बड़ी अमाउंट को क्या करने में, रेज करने में, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। बात करते हैं बच्चों लास्ट इंस्ट्रूमेंट की, 4 हम कर चुके हैं रिवाइज, कमर्शियल बिल। एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो फर्म यूज करती है अपनी किसको, वर्किंग कैपिटल की नीड्स को फाइनेंस करने के लिए, और खासकर क्या करने के लिए, क्रेडिट परचेज करने के लिए। क्या करने के लिए, क्रेडिट परचेज करने के लिए, तो कमर्शियल बिल काम में आता है। कैसे, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल, सारे बच्चों को पता है क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, वो बिल ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ के आते हैं, तो नेगोशिएबल होता है, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब है कि अगर हमारे पास प्रोमिसरी नोट रखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज रखा हुआ है, तो समझो कैश ही रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, बिकॉज अपन लोग कभी भी इसको क्या करा सकते हैं, मार्केट से जाकर के, माने बैंक में जाकर के डिस्काउंट करा सकते हैं अगर ये बराबर है तो। ठीक है ना, दैट इज यूज्ड टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म। ये हमारी जो वो होती है, क्रेडिट सेल्स होती है, उसको क्या करता है, फाइनेंस करता है। ठीक है ना। हाँ जी, बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। आगे, ये एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है। क्या होता है, रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है किसका, डेट का। किसका, डेट का। जहाँ पे जो ड्रॉअर होता है, ड्रॉअर कौन, सेलर, वो क्या करता है, बिल ड्रॉ करता है, और जो बायर होता है वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो बिल होता है बच्चों क्या बन जाता है, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। जब ये ट्रेड बिल बैंक एक्सेप्ट कर ले, कौन एक्सेप्ट कर ले, बैंक एक्सेप्ट कर ले, माने बैंक इसकी डिस्काउंटिंग कर दे, तो ये क्या बन जाता है, कमर्शियल बिल बन जाता है। ठीक है ना, इसको हम बैंक से मैच्योरिटी से पहले ही क्या करा सकते हैं, डिस्काउंट करा सकते हैं। बैंक क्या करता है, एक अपना कमीशन काटता है बीच में। ठीक है ना, और जो डिफरेंस होता है किसके बीच में, बिल की अमाउंट के बीच में, और जब बैंक ने अमाउंट पे की है वो ही क्या होता है, वो डिस्काउंट बोलो, इंटरेस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, वो क्या जो बैंक चार्ज करता है ये वो होता है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ हमारी कौन सी मार्केट पूरी हो जाती है, मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट और उसके प्लेयर पार्टिसिपेंट वो पूरे हो जाते हैं, जो हमने रिवाइज कर ली। बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट नेटवर्क होता है जो क्या प्रोवाइड करते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो होती है कैपिटल मार्केट। ठीक है ना। कैपिटल मार्केट में बच्चों डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आता है, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, कैपिटल मार्केट बनाते हैं। क्योंकि सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। जो लॉन्ग टर्म फंड्स की जो नीड होती है ना, वो हम यहीं से पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डेट से भी पैसा उठा सकते हैं और इक्विटी से भी पैसा उठा सकते हैं। दोनों ही तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इधर कैपिटल मार्केट में मिलते हैं। ठीक है ना। वो कौन कौन होते हैं, डेट और इक्विटी की फॉर्म में कौन कौन होते हैं, जैसे अगर इक्विटी की बात करें तो शेयर्स हो गए, डेट की फॉर्म में बात करें तो डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने उधर चार्ट में भी देखा था। एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जहां पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम आती है, माने आईपीओ आता है। दैट्स व्हाई इस मार्केट को क्या बोलते हैं हम, न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ जी।
जो कॉमन सिक्योरिटीज होती है जिनके थ्रू अपन लोग क्या कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं कैपिटल मार्केट से, प्राइमरी मार्केट से, वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर वगैरह, जैसे हमने ऊपर भी बताया था वही है यहाँ पे। जो बच्चों हम यहाँ पे पैसा उठाते हैं वो किस लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हैं। जैसे कि हमें क्या करना होता है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाना होता है, एक्सपेंशन करना होता है, डाइवर्सिफिकेशन करना होता है, अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को मॉडर्नाइज करना होता है, या हमें किसी कंपनी को खरीदना है, मर्ज करना है, अमलगमेट करना है, टेक ओवर करना है, एक्विजिशन करना है। तो इन सारे कामों के लिए हम प्राइमरी मार्केट में क्या करते हैं, पैसा उठाते हैं। प्राइमरी मार्केट किस में हेल्प करती है, नोट में लिखा हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करती है, लोगों के पास तो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था छोटी छोटी अमाउंट में, उसको इकट्ठा करके एक अच्छा बेस बनाती है जहां पे एक इन्वेस्टमेंट का माहौल बनता है। तो दैट्स वाई जो प्राइमरी मार्केट होती है वो कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स को लाने के कितने तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं। जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। पहला मेथड है बच्चों उसमें ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में लाती है, और पब्लिक में लाती है क्या करके, प्रोस्पेक्टस को इशू करके, और जहां पे पब्लिक को वो अपील करती है कि आप क्या करें, हमारे शेयर्स को क्या करें, अप्लाई करें, उनको उनको सब्सक्राइब करें। किसके थ्रू करती है ऐसा, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। तो उसी को बोलते हैं बच्चों ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है पैसा उठाने का पब्लिक से प्राइमरी मार्केट में। जो प्रोस्पेक्टस है वो डायरेक्ट अपील करता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी चीजें होती है, कंपनी की फाइनेंशियल होती है, कंपनी की हिस्ट्री होती है, कंपनी का मिशन होता है, कंपनी का विजन होता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी मैनेजमेंट वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस है, आने वाले टाइम में क्या क्या प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, पास्ट में कितना कमा के दिया है, कितना कंपनी टैक्सेशन देती है, कितने कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस है, क्या कंपनी की एसेट्स है, क्या कंपनी की लायबिलिटीज है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किस में लिखी होती है, प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। इसी के बेसिस पे कोई इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि मेरे को इस कंपनी के शेयर परचेज करने हैं क्या नहीं करने हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोस्पेक्टस है ये जनता तक पहुंचाया जाता है, या प्रोस्पेक्टस के बारे में, नए इशू के बारे में बताया जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट दे करके, ठीक है ना। इनमें न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में कंपनी कई बार किसकी भी सर्विसेज लेती है, अंडरराइटर की भी सर्विसेज लेती है। ये सारे बच्चों को पता है अंडरराइटर की, सेबी की और कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम इतना तो शेयर क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, इतने शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर नहीं होते तो फिर वो आईपीओ फेल हो जाएगा। तो ऐसे में कंपनी पहले से ही प्रिकॉशन लेती है और बैंक को बीच में लेती है कि अगर नहीं बिके हमारे उतने शेयर तो कौन लेगा, बैंक लेगा। इसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग, और इसके बदले में जो उस बैंक को कमीशन दिया जाता है उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो कई बार क्या करते हैं अंडरराइटर, बैंक जब क्या करता है, इस कैपेसिटी में रोल परफॉर्म करता है ना, बैंक क्या बन जाता है, अंडरराइटर बन जाता है। तो कई बार जो कंपनीज होती है वो अंडरराइटर की भी सर्विसेज लेती है, जिस तरीके से बताया मैंने आपको। जो इशू है कम से कम ये एक स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्ट होना चाहिए, चाहे तो एनएससी पे चाहे तो बीएससी पे। और जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में आप वही चीजें लिखोगे जैसा कंपनीज एक्ट ने बोला है, जो जो प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में उनके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रोस्पेक्टस तैयार करोगे। कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट उसमें नहीं दोगे, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपके ऊपर सिविल और क्रिमिनल केस भी हो सकता है। सेक्शन 34 के आसपास इसमें क्या करते हैं, कंपनीज एक्ट की डील करते हैं, ठीक है ना। 34 आई थिंक 36, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। क्या है, यहाँ पे क्या होता है, जब हम मार्केट में शेयर्स लेके आ रहे होते हैं जनता के पास, तो उस केस में क्या रहता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हमारे ऊपर कोई बिलीव नहीं कर रहा था, जिन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया था, जिन्होंने हमें पैसा दिया था, अब उन्हें एग्जिट चाहिए। क्या चाहिए, एग्जिट चाहिए, उन्हें बाहर निकलना है ना। हम आईपीओ लेके आ रहे हैं तो जनता से पैसा आएगा, तो जनता से पैसा इकट्ठा करके वो इन्हें दे देंगे। मतलब ऑफर फॉर सेल में ये होता है कि हमें नया कोई प्लांट नहीं लगाना है, नया कोई हमें एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, जो पुराने बंदे थे उन्हें एग्जिट देना है हमें, ठीक है ना। तो इस मेथड में सिक्योरिटीज पब्लिक को नहीं क्या की जाती है, इशू नहीं की जाती है। सबसे पहले किसको की जाती है, इंटरमीडिएरीज को की जाती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो भी फिक्स रेट पे, एक कोई तो रेट फिक्स होता है हमारे बीच में। ये इंटरमीडिएरीज जब बाद में क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इन्हें एग्जिट चाहिए होता है बाद में, तो ये क्या करते हैं, वहां से निकलने के लिए ये अपनी जो सिक्योरिटीज है वो किसको बेचते हैं, पब्लिक को बेचते हैं। यही कंपनी को बोलते हैं कि जी आईपीओ लेके आओ, अब हमें निकलना है यहाँ से, ठीक है ना। हमने बहुत पैसा कमा लिया, 200 रुपए की शेयर खरीदे तुम्हारे, अभी 2000 रुपए का बेच करके हमें निकलना है, हमारा पैसा हमें एग्जिट दो, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लिखा हुआ ही है
कि वो जो जनता को बेचते हैं वो हायर प्राइस में बेचते हैं। ये मेथड कंपनी का काफी सारा क्या कर देता है, काफी सारा फायदा कर देता है। कैसे? ये जो बहुत सारी मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट होती है उनसे बचा के रख लेता है किसको, कंपनी को। जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर्मेलिटीज कंपनी को पूरी करनी होती है वो यहाँ पे नहीं करनी होती है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो सिक्योरिटीज को क्या करती है, सेल करती है कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या इंडिविजुअल्स को। जब अपन लोगों को ये लगता है कि हमारी सिक्योरिटीज मार्केट में नहीं बिकेगी, हमारी कोई गुडविल नहीं है, तो हम जो 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 प्रसिद्ध लोग होते हैं, जिनको लोग जानते हैं, जिनकी गुडविल है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं। ठीक है ना। वो क्या करे क्या नहीं करे हमें से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। वो ये मेथड क्या करता है, कंपनी को जल्दी से पैसा उठाने में क्या करता है, हेल्प करता है मार्केट से। किसके कंपैरिजन में, पब्लिक इशू के कंपैरिजन में। पब्लिक के पास जाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरा करनी पड़ेगी। इनका तो काम ही क्या है, जो इंटरमीडियरीज है, जो बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज है, उनका तो काम ही क्या है, ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट करना, तो उनसे पैसा जल्दी मिल जाता है। ये इकोनॉमिकल मेथड भी होता है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ये आपको बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट होती है, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, उनसे बचा के रखता है। कंपनी जो क्या नहीं कर पाती है, पब्लिक इशू को अफोर्ड नहीं कर पाती है, वो इसी मेथड के ले जाती है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों राइट इशू। अभी राइट इशू क्या होता है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी उन्हें क्या करती है, एक ऑफर देती है। मैंडेटरी कुछ नहीं है, जस्ट क्या देती है, ऑफर देती है कि हम मार्केट में जाने से पहले, क्योंकि आपने हमारे दुख की घड़ी में साथ दिया था, तो हम आपको पूछ रहे हैं कि अगर आपको खरीदने हैं तो आप खरीद लो। कंपनी एक रेशियो फिक्स करती है, जैसे 5:1, 10:1, 2:8, ऐसे रेशियो फिक्स करती है। 2:8 का मतलब है कि जिसके पास 8 शेयर्स है उसको 2 मिलेंगे। अब ये फायदा क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर का फायदा ही होता है कि कंपनी जब मार्केट में जाएगी तो मार्केट से अगर आप खरीदोगे तो महंगे भी मिलेंगे। जो हमारे एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी उनको सस्ते में देती है, मार्केट रेट से कुछ कम में देती है। ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों राइट इशू। ये नई कंपनी क्या नहीं कर सकती, एक्सरसाइज इस मेथड को नहीं कर सकती, केवल पुरानी कंपनी ही ऐसा कर सकती है। यहाँ पे हम एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रीएम्प्टिव राइट देते हैं कि भाई आप चाहे तो इतने दिन का समय आपके पास, इतने दिन में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो वो राइट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक फायदा और होता है, अगर आप, क्योंकि ये ऑप्शन है, आप खरीदना चाहते हो खरीद लो, नहीं खरीदना चाहते हो तो मत खरीदो। तो उस केस में क्या रहता है कि अगर जो बंदा खरीदना नहीं चाहता है शेयर, क्या पता उसके पास पैसे ना हो, तो उस केस में उसके पास एक राइट होता है कि वो उस राइट को बेच भी सकता है। उसके पास ये अधिकार होता है कि उसको जो अधिकार मिला है उस अधिकार को वो बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी थर्ड पार्टी को, है ना। अब जैसे मान लिया उसको लेट सपोज 100 शेयर खरीदने का राइट मिला था, और 100 शेयर वो एक 100 रुपए का शेयर है, उसके पास नहीं है पैसे, 10,000 रुपए उसके पास नहीं है। तो अब उनने क्या किया, वो जो पर शेयर के हिसाब से उसने वो 20 रुपए का राइट बेच दिया, है ना। माने 100 शेयर का उसके पास राइट था और 20 रुपए के हिसाब से, तो उसे 2,000 रुपए में उन्होंने वो मार्केट में बेच दिया। बात समझ में आ रही है। अब मार्केट में वो जो खरीदेगा बंदा, उसको ये फायदा था क्योंकि मार्केट से खरीदता तो 150 का मिलता। अब उसे 100 रुपए का शेयर मिलेगा वो कंपनी से, 20 उनने इसको दे दिए, तो उसको 120 में पड़ गया। इसको क्या फायदा हुआ, जिनने बेचा राइट उसको 20 रुपए का फायदा हो गया। अगर वो कुछ ना करता तो वो तो राइट क्या हो जाता, लैप्स हो जाता, खत्म हो जाता। तो ये चीज है। ठीक है ना। ये सारी बातें जो मैंने बाद में बताई आपको वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बाकी सारी चीजें जो मैंने बता दी आपको इसके बारे में, राइट इशू के बारे में। लास्ट है बच्चों EIPO। जब कोई भी कंपनी पब्लिक से क्या करती है, पैसा उठाती है, रेज करती है, और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का क्या करती है, यूज करती है, और फर्स्ट टाइम शेयर लेके आ रही होती है, तो उस आईपीओ को क्या बोलते हैं, EIPO बोलते हैं, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का तो कुछ तो यूज किया होता है। ठीक है। पहले बुलेट में लिखा है, जब कंपनी कैपिटल इशू करती है पब्लिक को, किसके थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, जो स्टॉक एक्सचेंज का ऑनलाइन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं EIPO। जब हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का आईपीओ में यूज करते हैं उसको EIPO बोलते हैं। EIPO में जो इशूइंग कंपनी होती है वो क्या करती है, एग्री करती है स्टॉक एक्सचेंज से, और उसे क्या करना होता है, एक सेबी का रजिस्टर्ड ब्रोकर क्या करना होता है, अपॉइंट करना होता है, जो एप्लीकेशन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि आप स्टॉक्स, जीरोधा वगैरह वगैरह, एंड प्लेस ऑर्डर विद इन द कंपनी। और वो क्या कर सके, उस ब्रोकर के थ्रू जो इन्वेस्टर है वो ऑर्डर प्लेस कर सके। एक रजिस्ट्रार जो ROC, जब मैंने डीमेटेरियलाइजेशन के केस में भी समझाया था आपको, जो ROC होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो, ठीक है ना, विद द स्टॉक एक्सचेंज, उसको भी क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। सिक्योरिटीज को कम से कम आपको एक स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट कराना पड़ेगा,
और उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना पड़ेगा जो पुराने वाले से अलग हो। माने पुराने में पहले अगर आपने कभी कराया होगा एनएससी पे, तो इस बार आपको क्या कराना पड़ेगा, बीएससी पे, और अगर बीएससी पे कराया तो एनएससी पे कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट के ही दूसरे कंपोनेंट की, जो कि होता है सेकेंडरी मार्केट। जब हम एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या करते हैं बच्चों, एग्जिस्टिंग मार्केट में हम क्या करते हैं, डील करते हैं, तो उस केस में हम क्या कर रहे होते हैं, सेल और परचेज कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की। वहां पे सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम नहीं आ रही होती है, वहां पे ट्रेडिंग चल रही होती है। मैंने खरीदा, तुमने बेचा, तुमने खरीदा, उसने बेचा, बस यही काम चल रहा होता है ना। इंसान बेचता कब है, जब उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये जो मार्केट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, बिकॉज ये लोगों की इनकम जनरेट करा रही है। उनने तो बेस बनाया, प्राइमरी मार्केट ने तो बेस बनाया, तो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, कैपिटल फॉर्म कर रही है। अब ये कैपिटल से पैसा बना रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट हेल्प करती है। और सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं और स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर होता है वो निकल सकता है, नया इन्वेस्टर जो है वो एंटर कर सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रेडी मार्केट अवेलेबल होती है। जब चाहे आप, जिस टाइम चाहे, क्या कर सकते हो, शेयर्स को बेच सकते हो। ठीक है ना। जैसे मार्केटेबिलिटी बढ़ेगी वैसे ही लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आईटी है, आईटी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है। तो ट्रेडिंग जो आज के टाइम में होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है ना। जस्ट आपको क्या चाहिए, ट्रेडिंग टर्मिनल चाहिए। लेकिन आप जो सिक्योरिटीज में क्या करते हो, ट्रेड करते हो, या जो सिक्योरिटीज जो क्लियर होती है, सेटल होती है, वो किसके दायरे के अंदर, कानून के दायरे के, जो सेबी ने क्या करके रखा है, फ्रेमवर्क बना के रखा है, उसी के अंदर होगी वो, उसके बाहर जाकर के कुछ नहीं होगी, वरना फिर सेबी क्या करेगा, आपकी बैंड बजाएगा। ठीक है ना। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती है इन्वेस्टर के बीच में ही, यहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। प्राइमरी मार्केट में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कंपनी का। यहाँ पे केवल इन्वेस्टर ही क्या कर रहे होते हैं, डीलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सेकेंडरी मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करती है, हेल्प करती है। अब क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी देख लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज भैया सेकेंडरी मार्केट ही तो होती है, हाँ होती तो है, लेकिन यहाँ पे हम जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको डिफाइन कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, सिकरा के अकॉर्डिंग। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 वो बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो बनाया गया है, जिसको स्थापित किया गया है किसके लिए, आर्क के लिए। किसके लिए, आर्क के लिए। ए फॉर असिस्टिंग, आर फॉर रेगुलेटिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग। किसको आर्क करने के लिए, जो बिजनेस हो रहा है, बाइंग और सेलिंग का जो बिजनेस हो रहा है सिक्योरिटीज में, उसको आर्क करने के लिए, माने असिस्ट असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। एक ऐसी संस्था जो बाइंग और सेलिंग हो रही है सिक्योरिटीज में, जो उस बाइंग एंड सेलिंग को आर्क करती है, असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से बोलता है, वो संस्था कौन है, स्टॉक एक्सचेंज है। कौन है, स्टॉक एक्सचेंज। जनरल भाषा में बोलो तो आप ये बोल सकते हो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाइंग और सेलिंग में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की क्या करता है, हेल्प करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ये प्लेटफॉर्म। और ये सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करता है, क्योंकि क्रेडिट वर्दी कंपनी ही इन पे लिस्टिंग, उनको मतलब लिस्टिंग उनको मिलती है, और कोई भी ऐरा गैरा इन पे लिस्ट नहीं हो सकता। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है अपने भारत के अंदर, लेकिन जो दो सबसे मेन है, जिन पे सबसे ज्यादा डीलिंग होती है, वो दो है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। जो बीएससी का जो इंडेक्स है वो है बच्चों सेंसेक्स, और जो एनएससी का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन की। ये मोर और लेस इसके जैसे ही है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन से। फिर भी एमटी देख लेते हैं। एमटीएस प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन एंड स्प्रेडिंग इक्विटी, सॉरी, एंड स्प्रेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। एम फोर वही मार्केटेबिलिटी। ठीक, ये क्या करता है, लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए। अब इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं बार बार, पता है कि नहीं पता है आपको, मार्केटेबिलिटी क्या होती है। जहाँ पे जब रेडी मार्केट किसी चीज की अवेलेबल होती है, तो हम बोलते हैं कि भाई क्या है, मार्केटेबिलिटी है। क्या है, जब मार्केटेबिलिटी होगी तो क्या भी होगी, लिक्विडिटी भी होगी। तो ये वो बोल रहा है। ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या निकाल के देता है,
प्राइस निकाल के देता है, पहले भी हमने बात की है। एमपी हो गया एस सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी बोला मैंने जस्ट ऊपर कि कोई भी एरा गैरा इधर आकर के लिस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जो भी कंपनी लिस्ट हो रही होती है ऐसे कोई ना है ना, उन्हें पूरे खून के आंसू रोने होते तब जाकर के लिस्टिंग मिलती है, ऐसे कोई ना लिस्टिंग मिल जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज अपने प्रोसीजर क्या करेगा, फॉलो करेगा, सेबी की गाइडलाइंस होगी उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं बन जाती है ना, बहुत सारी हर्डल्स को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट की बात को फॉलो करना होता है, उसके जो प्रोविजंस उनको फॉलो करना होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है। बहुत सारे कानून हैं जिनको पार करके जब जाकर के आप क्या बनते हो, लिस्टेड कंपनी बनते हो। तो जब उस पर ट्रांजेक्शन हो रही होती है तो वो सेफ ट्रांजेक्शन हो रही होती है, मेक श्योर करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज का यही काम है कि वो सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन को क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सट्टेबाजी का भी स्कोप होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये देख लो। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे आप डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में भी क्या करते हो, डील करते हो, ठीक है ना। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बाकी जो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों में क्या किया जाता है, डीलिंग किया जाता है। ये प्योर प्योर इनसे सट्टेबाजी होती है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ तो मतलब अपने रिस्क को कम करने के लिए करते हैं हम। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि फालतू में कुछ नहीं है, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाना इन द सेंस कि कोई मतलब नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उन्हें तो बस जस्ट सट्टा लगा करके कि देख तेरा भाई कह रहा पैसे बढ़ेंगे, मतलब ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इधर मेरे को फायदा होगा, तो उनको बस उसमें ही वो रहता है, इंटरेस्ट रहता है। मार्केट में से बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जो एक ही चीज को लेकर के जिनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। एक बोल रहा है इसके प्राइस बढ़ेंगे, एक बोल रहा है घटेंगे, तो बोले आजा चल लगा वे शर्त। तो अब वो शर्त बस ऐसे नहीं लगती कि ऐसे तुम इधर ऐसे तुमने शर्त लगा ली, वो किसके थ्रू लगती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। मान लिया तुमने नॉर्मल शर्त लगाई आउट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो उस केस में तो उसके भागने का डर है ना, माने वो भाग जाएगा। मान लिया हार गया, ही कर देगा, कह रहे नहीं नहीं चल वो तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था, है ना, हाँ मैं तो वैसे मजाक तो कर रहा था, तू तो यार सच्ची में ले गया बात, ठीक है ना। अब जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऐसा होता ना, तो ऐसे भाग नहीं सकता, ही करके स्टॉक एक्सचेंज पहले क्या करा लेता है, मार्जिन जमा करा लेता है। क्या जमा करा लेता, मार्जिन। जैसे ही वो जितना वो जैसे ही ऐसा भी नहीं है कि जब हारेगा तो जब भी क्या होगा, मतलब जब ही सेटलमेंट होगा। डे टू डे बेसिस पे क्या होता रहता है, सेटलमेंट होता रहता है। उसे एम टू एम बेसिस रहते हैं, मतलब एम टू एम बेसिस कहते हैं उसे, ठीक है ना, मार्क टू मार्केट बेसिस। जैसे ही प्राइसेस क्या होते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं ना, जिसको फायदा हो रहा होता है उसका तो खाते में पैसे बढ़ के दिखते हैं उसको, और जिसका घाटा हो रहा होता है, जो हार रहा होता है, उसको वहीं से जो मार्जिन जमा करवाता है ना वो स्टॉक एक्सचेंज, उस मार्जिन को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। और फिर फाइनली जिस दिन मैच्योरिटी होगी उस दिन नक्की हो जाता है सेटलमेंट। ऐसा भी करता है। इसमें क्या रहता है स्टॉक एक्सचेंज में, ये आज मैंने मेन बैच में बताया, आज रिवीजन में बता रहा हूँ तुम्हें। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आए ना, दैट्स वाई, कुछ तो तुम्हारा फायदा होना चाहिए। हाँ जी। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या मतलब जब एक बंदा बहुत हार रहा होता है, तो माने स्टॉक एक्सचेंज ने 20,000 का मार्जिन रखवाया, कितने का रखवाया, जिससे कि भागे ना पहले ही। उसकी कैलकुलेशन होती है, वो मार्जिन कैसे निकलता है वो अलग, वो तुम्हारा मतलब का काम नहीं है, वो अलग ही है, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब स्टॉक एक्सचेंज ने एक लिमिट भी डिफाइन करके रखी है कि माने अगर 12,000 रुपए से कम हुआ ना तेरे खाते में मार्जिन, तो फिर तेरे को वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा, रिस्टोर वापस से 20,000 करना पड़ेगा, क्योंकि तू भाग ही नहीं सकता फिर। माने अगर ऐसे कम होता जाए कम होता जाए, ठीक है ना, अब एकदम से मान ले वो माइनस में चला गया, किस में चला गया, माइनस, वो कहेगा मैं तो आ नहीं रहा बस अब, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं होगा स्टॉक एक्सचेंज, अगर तुझे आगे खेलना है ना, जब तुझे सट्टा लगाने का इतना शौक ही था, तो अब पूरा गेम में आ पूरा। अब तेरा 12,000 से मार्जिन कम हो गया ना, तो अब क्या कर, इसे वापस से रिस्टोर करके 20,000 कर, है ना, जब तक ये जान जब तक तेरे को लूटेंगे। तो वैसा अब जब तूने लगाया सट्टा लगाया, तो फिर जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक खेलना, तो वैसा। तो यहाँ पे बच्चों सट्टेबाजी का भी स्कोप रहता है। नेक्स्ट है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट, ये मैंने आपको इसके लिए वीडियो भी दिखाई थी। क्योंकि बहुत सारे लोग टिप के बेसिस पे, र्यूमर्स के बेसिस पे क्या करते हैं, मार्केट में डील करते हैं। और कई कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेटर एक ही स्टॉक को पंप एंड डंप कर देता है, ठीक है ना। तो ताकि उस चीज से बचाया जा सके, स्टॉक एक्सचेंज क्या भी करता है, अवेयरनेस स्प्रेड करता है इन्वेस्टर्स के बीच में, आम जनता के बीच में, कि भाई आप पागल होकर के मत क्या करो, डीलिंग मत करो, रेशनल होकर के अपने बेसिस पे, अगर तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में अगर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तो ही तुम क्या करो, डील करो। लोगों की बातों में आकर के कि 25 दिन में पैसा डबल, 2 महीने में पैसा डबल, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। अभी वो कोई पकड़ा भी गया था, सेबी ने उसकी बैंड बजाई।
वो कुछ तो नाम था उसका, हाँ तो क्या नाम था, चार्ट का बाप कुछ करके, ऐसा कोई तो टेलीग्राम चैनल या कोई तो बंदा अपना यूट्यूब चैनल चलाता था, उसका भी सेबी ने उसकी बैंड बजाई है, अभी धोया उसे डर के, ठीक है ना वैसा। तो ऐसे क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज, सेबी तो करता ही है, स्टॉक एक्सचेंज भी क्या करता है, अवेयरनेस स्प्रेड करता है, ठीक है ना, तो ये काम है उसका। नेक्स्ट है और लास्ट है बच्चों, ये किसमें कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में, स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने शेयर को कम में खरीद के क्या करते हैं, अगर हमारे में अकल है तो ज्यादा में बेचते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होती है, इनकम होती है, इनकम होती है तो देश की इनकम बढ़ते, देश की इनकम बढ़ते तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये सारे फंक्शंस हो गए बच्चों किसके, स्टॉक एक्सचेंज की। एमटी क्या आती, एमपीएस, हाँ जी भूल गए, एमपीएस रिड्यूसेस, हाँ जी, चलो पहले हेडिंग हेडिंग बोल दो, शायद उससे याद आ जाए आपको। एमटी, एम फॉर मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी, पी फॉर प्राइस, एमपीएस सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ फिर आगे एक इक्विटी कल्ट वाली हेडिंग है, ट्रेडिंग इक्विटी कल्ट, और एक लास्ट है, हाँ एमपीएस एक रह गई बीच में, कौन, इस, हाँ प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, हाँ जी एमपीएस प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्पेकुलेशन एंड स्प्रेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एमटी थी, देखो यहाँ पे एमपीएस प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन एंड स्प्रेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, M for marketability and liquidity, P for pricing, S for safety, provide scope for speculation as it is heading है, and spreading equity cult, economic growth contributes to economic growth। क्या ये वाले जो फंक्शंस है हम फाइनेंशियल मार्केट में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आते हैं अब ट्रेडिंग प्रोसीजर पे, कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है या हमें डीलिंग करनी है, तो फिर हम कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, अगर हमें स्टॉक एक्सचेंज पे डील करना है, सिक्योरिटीज को बाय करना है और सेल करना है तो कैसे करेंगे। तो बच्चों 5 स्टेप की प्रोसेस होती है, 2 स्टेप तो इनमें वन टाइम रहेंगे और 3 स्टेप इसमें फिर बार बार जब भी आप ट्रेड करोगे तब परफॉर्म होंगे। सबसे पहले अगर आपको डीलिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, ब्रोकर को सेलेक्ट करना होगा, सब ब्रोकर को सेलेक्ट करना होगा। आप ये डिसाइड करोगे ना कि मेरे को अप स्टॉक्स के साथ जाना है, डीलिंग करनी है अप स्टॉक्स के थ्रू, या जीरोधा के थ्रू करनी है, या मेरे को बड़े बड़े जो ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल है, शेयर खान है ना, या एंजल वन है, इनके थ्रू मेरे को क्या करनी है, डीलिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्रोकर और सब ब्रोकर को सेलेक्ट करना होगा। और जो ब्रोकर और सब ब्रोकर ऐसे छपरी नहीं होना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन होना चाहिए, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, या कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। अब नो डाउट कि क्योंकि ब्रोकर आपकी हेल्प करेगा शेयर को सेल और परचेज कराने में, तो वो क्या भी चार्ज करेगा, ब्रोकरेज भी चार्ज करेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, जब ब्रोकर को सिलेक्ट करोगे तो उसके आगे आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर डीमैट अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको ये सारी क्या देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। पैन कार्ड क्या है, मैंडेटरी है, जो पैन नंबर है वो आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी आपको, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या काम करते हो, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से आपको इनकम आती है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको, आईएफएससी एमआईसीआर नंबर वगैरह, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, स्कैन सिग्नेचर देने पड़ेंगे, आपकी एक फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, इनफैक्ट नॉमिनी आपको बताना पड़ेगा, नॉमिनी बनाना पड़ेगा कि अगर आप नहीं रहोगे तो ये खाता किसके पास क्या होगा, ट्रांसफर होगा, वो नॉमिनेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी आपको। इन सारी डिटेल्स के बेसिस पे क्या होगा बच्चों, डीमैट अकाउंट खुलेगा। अभी ये मैंने एक होल्ड लिखा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। जो सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है, और कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी। बताओ आज मेरे को कोई कहने की बात नहीं है, बिकॉज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डिपॉजिटरी कौन होता है। अभी ये जो मैंने होल्ड लिखा है इसे हटा दूं यहाँ से, समझ में आता है ना ये वाला बुलेट तुम्हें, कि जो सिक्योरिटीज हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं वो कौन रखता है, कौन मेंटेन करता है, जो हमारी सिक्योरिटीज होती है वो डिपॉजिटरी रखता है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो अगला स्टेप है हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट कौन खोलता है, डिपॉजिटरी खोलता है। और हेल्प कौन करेगा खुलवाने में, जो ब्रोकर है, जो ऊपर हमने जो ब्रोकर सेलेक्ट किया है वो क्या करता है, हेल्प, हाँ और डीपी ही ब्रोकर होता है ना, तो वही। डिपॉजिटरी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किससे, इन्वेस्टर से करता है इंटरेक्ट, किसके थ्रू, डीपी के थ्रू। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट माने ब्रोकर के थ्रू, अगर ब्रोकर बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो डीपी होता है, डीपी डीपी सिक्योरिटी अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करता है। माने वो आप जाके डिपॉजिटरी के पास जाके कोई बोलोगे दिखाओ, हाँ, तुमने कहाँ पे रखे हमारे शेयर, हमें दिखाओ कितने हैं। वो क्या करता है ना, जो बीच में कौन होता है, डीपी होता है, वो सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके खाते में कितने शेयर्स है, कितनी अमाउंट के शेयर्स है, वगैरह वगैरह, कब आपने खरीदे थे, वो सारा जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है, डीपी मेंटेन करता है। और वो इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम बताता रहता है। बताता क्या रहता है, तुम्हारी जब मर्जी जब खोल के देख लो तुम अपना खाता, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभी ये तो क्या है रही बच्चों, वन टाइम। ब्रोकर को, अरे ब्रोकर को एक ही बार तो सेलेक्ट करोगे, या हर दिन ब्रोकर को अलग अलग चेंज करोगे? एक ही बार तो खाता खुलवाओगे अपना, या डेली का डेली जब भी ट्रेड करोगे जब भी खाता खुलवाओगे? नहीं। अब वो तो वन टाइम स्टेप थे दो, अब ये क्या है, रिपीटेशन में चलेंगे। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, अब क्या करोगे, आपको ऑर्डर प्लेस करोगे। आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। जो आपको शेयर खरीदना है, जितनी क्वांटिटी खरीदनी है, जिस रेट पे खरीदनी है, तो वो सब चीजें आप इन्फॉर्मेशन दोगे। अगर सेम एज अगर बेचना है तो भी, ठीक है ना। तो जो इन्वेस्टर है वो ऑर्डर क्या करता है, प्लेस करता है। और ऑर्डर केवल किसके लिए प्लेस हो सकता है, लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए, जो स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, लिस्ट है। कल चल के तुम बोलने लगो, कोई तुम्हारे रिश्तेदार की कंपनी है, क्या उनको जाके बोलने लगो फोन पे, भाई साहब हमें आपकी कंपनी के शेयर खरीदने थे, वो दिख ही नहीं रहे उधर, तुम्हारे आते नहीं, क्या तुम तो बोल रहे थे कंपनी बना रखी है, क्या छपरी कंपनी बना रखी है? ओ होशियार, हमारी कंपनी क्या नहीं है, लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी है हमारी, ठीक है ना। केवल लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ही क्या कर सकते हो आप लोग, डील कर सकते हो। अभी जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो कौन एक्शन में आएगा, ब्रोकर एक्शन में आएगा। ब्रोकर क्या कराएगा, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराएगा। जैसे आपने ऑर्डर दिया है, भाई ब्रोकर का काम क्या है, जो जो वो आपके ब्याह पे तो काम कर रहा है, जो आप बोलोगे वो वैसा करेगा। तो वो ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, आगे प्रोसेस होगा वो ऑर्डर, ठीक है ना। और जब प्रोसेस होगा तो उसके बाद जब वो हो जाएगा, मतलब आपका जैसे आपने ऑर्डर दिया था वो काम हो गया, तो ब्रोकर क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा कि आपने कौन सी सिक्योरिटीज खरीदी, किस टाइम खरीदी, किस डेट में खरीदी, कितनी खरीदी, किस भाव में खरीदी, उन पे क्या कमीशन लगा, कितने कितने उस पे ब्रोकरेज के अलग अलग चार्जेस क्या है, लिस्टिंग चार्जेस बोल रहा हूँ, उस पे एसटीटी कितना लगा, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह। तो वो सारी चीजें वो पूरा बना के देगा, एक नोट बना के देगा, पूरी पीडीएफ आती है उसमें, ठीक है ना। जिसमें पार्टी का नाम भी होगा, प्राइस वगैरह वगैरह, कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व थी, ब्रोकरेज वगैरह, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। वो अपने पास भी रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, और एक कॉपी इसको किसको भेज दी जाती है, इसकी इन्वेस्टर को भेज दी जाती है, ठीक है ना। फाइनली बच्चों क्या होता है, सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट कैसे होगा, बोलो ना, सेटलमेंट कैसे होगा? अरे बोला था ना आपको कि सिक्योरिटी मार्केट में T+1 सिस्टम चलता है। बुक में लिखा है आपके T+2, वो एग्जाम में लिख के आ सकते हो T+2, ये भी लिख के आ सकते हो, प्रैक्टिकली आज के दिन पे T+1 चलता है, ठीक है ना। अब क्या है कि शेयर्स तुमने खरीद तो लिए, लेकिन आपके खाते में रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर प्रॉपर वो आएंगे कब, अगले दिन, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही आज अगर आपने शेयर्स बेचे हैं, जिस बच्चे ने बेचे हैं, जिस बंदे ने भी क्या करे शेयर बेचे हैं, तो उसे ऐसे वो घबराने का नहीं कि यार मेरे को तो खाते में कम ही पैसा है, 80% पैसा आता है, 20% अगले दिन आएगा। तो वो अगले दिन जब फाइनली नक्की हो रहा होता है, सारी चीजें शेयर्स आ जाते हैं, है ना, खाते में प्रॉपर, तो उसके खाते में 20% पैसा चला जाता है, तो ये सेटलमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या कह रहा है, ये लास्ट स्टेज है ट्रेड करने की। यहाँ पे अब क्या होता है, सेटलमेंट होता है, सारी ट्रांजेक्शन क्लियर होती है बिल्कुल, ठीक है ना। और उसने छोटी छोटी बातें बताई कि मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलती है, 9:15 से 3:30 खुलती है, और जो डिलीवरी होती है शेयर्स की वो डीमैट फॉर्म में होती है, माने डीमैटेरियलाइज्ड, ऐसे बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। जल्दी से बताओ, जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है वो क्या है, 5 स्टेप का ट्रेडिंग प्रोसीजर है। ब्रोकर और सब ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा, खाता खुलवाना होगा डीमेट अकाउंट, ऑर्डर क्या करना होगा, प्लेस करना होगा, अगला ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा और नक्की हो जाएगा सेटलमेंट, ठीक है ना। फायदे क्या है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डील करने के, इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है, आप जब चाहे, जिस शेयर के चाहे, रेट चाहे, कितना डीलिंग हो रही है, कब प्राइस बढ़ा कब घटा, सब मार्केट में अवेलेबल है, स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है, ई फॉर्म में अवेलेबल है, आप सीधा गूगल पे जाओ चेक करो, ठीक है ना। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, किसकी, इंफॉर्मेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि आपको लगेज बैक टू बैक चिपक के क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम पे जाओ, वहां पे वो सारी डिमांड और सप्लाई को ट्रैक कर रहा है, वॉल्यूम को ट्रैक कर रहा है, तो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि सारी चीजें सबको पता है, कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, ई फॉर्म में डील करने का यही फायदा है। दूसरा, इससे इंफॉर्मेशन तेजी स्पीड से स्प्रेड होती है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। इससे ऑपरेशन, माने जो सेटलमेंट वगैरह होता है वो भी क्या होता है, जल्दी होता है,
ट्रेड बाइंग जल्दी होती है, सेलिंग जल्दी होती है, सेटलमेंट जल्दी होता है, तो ऑपरेशन तेजी से होते हैं, उसमें एफिशिएंसी रहती है। और एक साथ क्या है कि लाखों करोड़ों लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, क्या है, सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन में ई फॉर्म में क्या करने के, ट्रेड करने के फायदे हैं। बात करते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ये वो अकाउंट होता है जो इन्वेस्टर खुलवाता है। किसके पास खुलवाता है, डिपॉजिटरी के पास खुलवाता है। क्या करने के लिए खुलवाता है, ट्रेड करने के लिए खुलवाता है। किसमें, जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है, और वो भी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो चार बातें ध्यान रखने का, तो डीमैट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। कौन खुलवाता है, इन्वेस्टर खुलवाता है। किसके पास खुलवाता है, डिपॉजिटरी के पास खुलवाता है, ठीक है ना। क्या करने के लिए खुलवाता है, ट्रेड करने के लिए सिक्योरिटीज में। किस फॉर्म में ट्रेड करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फायदे क्या होते हैं डीमैट अकाउंट के, बच्चों जो पहले आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती थी फिजिकल सर्टिफिकेट के लिए, अब वो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिलीवरी होती है वो ई फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है, जो पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो फिजिकल शेयर्स में जब हम डील करते थे, वो प्रॉब्लम आजकल नहीं होती। जैसे पहले लॉस इन ट्रांजिट, उधर से शेयर सर्टिफिकेट भेजे, रास्ते में क्या हो गए, वो गायब हो गए। दूसरा, चोरी कर लिया किसी ने, या डिले हो गया, अभी तक आए नहीं आपके पास, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, या किसी ने म्यूटिलेट कर दिए, ठीक है ना। तो मतलब उनको तहस नहस कर दिया, वो खराब हो गए, चूहे ने काट दिया, तो ये सारी चीजें है। किसी ने पानी डाल दिया उनके ऊपर, तो खराब हो गए। तो ये अब ये काम नहीं होता है, इन सब से छुटकारा मिल गया। अच्छा, ओड लोड का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। पहले आपको जब भाई इंसान उधर जाके खरीद रहा है, तो ऐसे कोई ना, एक शेयर दे दो अंकल, अंकल एक शेयर दे दो, मैं उधर से 5 रुपए का एक शेयर खरीदने के लिए आया हूँ, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं यहाँ पे मुंबई में खरीदने के लिए, है नालायक, इतनी दूर आया। तो अभी वो कॉन्सेप्ट क्या नहीं होता, चलता। अब तो तुम कहीं पे भी क्लिक क्लिक करके चाहे एक शेयर खरीद लो, चाहे 1000 चाहे लाख शेयर खरीद लो, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या हुई है, लिक्विडिटी बढ़ी है, क्योंकि सेटलमेंट क्या होता है, तेज स्पीड से होता है डीमैट अकाउंट में। पेपर वर्क क्या हो गया, कम हो गया, और इससे फॉरेन इन्वेस्टर को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अभी वो फॉरेन वाला पहले तो आता नहीं था फिजिकली डील करने के लिए, अभी तो घर बैठ के ही वो क्या कर सकता है, डीलिंग कर सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है ना। तो ये इसके फायदे है। अच्छा, नुकसान क्या थे किसके, फिजिकल फॉर्म के, अरे जो जो प्रॉब्लम किसने सॉल्व की, डीमैट ने सॉल्व की, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो प्रॉब्लम सॉल्व की, वो ही बस क्या है, उसके नुकसान थे किसके, फिजिकल फॉर्म के। चोरी हो जाते थे, ट्रांजेक्शन में डिले होता था, जाली ट्रांसफर होता था, छाप दिए मतलब फर्जी जो सर्टिफिकेट है वो छाप दिए। पेपर वर्क क्या हो गया, अभी कम हुआ, तो उस टाइम पे पेपर क्या था, पेपर वर्क ज्यादा था, हाई स्टैम्प ड्यूटी लगती थी उस टाइम पे, रास्ते में क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था, लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है ना। तो ये सारी दिक्कतें थी। नेक्स्ट है बच्चों, हु इज अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी कौन होता है, डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, सिक्योरिटीज रखता है, माने शेयर्स डिबेंचर्स रखता है, बॉन्ड्स वगैरह, बाकी कोई भी सिक्योरिटीज किसकी, इन्वेस्टर की, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और किस में रखता है, डीमैट अकाउंट में रखता है, वो डीमैट अकाउंट मेंटेन करता है। किसकी रिक्वेस्ट पे करता है, अपनी मर्जी से करता है काम, किसकी मर्जी से, इन्वेस्टर की मर्जी से। किसके थ्रू करता है, डीपी के थ्रू। ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे डिपॉजिटरी, यहाँ पे डीपी, यहाँ पे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर डीपी को बोलता है, डीपी किसको बोलता है, डिपॉजिटरी को बोलता है, तब जाकर के पूरी प्रोसेस होती है। आज के दिन पे बच्चों दो डिपॉजिटरी है भारत के अंदर, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बात समझ में आती है। सेबी ने बोला है कि जो डिपॉजिटरी है उसकी कम से कम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए बच्चों, 100 करोड़। कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। डिपॉजिटरी सर्विस क्या होती है, अब वो देख लेते हैं, और इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं। डिपॉजिटरी सर्विस बच्चों, ये वो सर्विस होती है जिन सर्विसेज के थ्रू क्या होता है, शेयर्स की ओनरशिप में, ओनरशिप को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर्स। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, बहुत सिंपल, अभी तीन तो मैंने इधर बताया आपको, है ना। एक और हो सकता है, जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू होते हैं तो कंपनी भी हो सकती है, ठीक है ना। बाकी तो कौन होता है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टर। और फर्स्ट टाइम जब प्राइमरी मार्केट में होती है, तो प्राइमरी मार्केट में डीलिंग होती है, तो उस केस में कंपनी भी हो सकती है, इशूइंग कंपनी, ठीक है ना। डिपॉजिटरी मैं बता ही चुका हूं कौन होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये एजेंट होता है, जैसे ब्रोकर बोलो, ये मीडिएटर होता है किसके बीच का, इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच का। ये क्या करता है, जो डीपी होता है,
बैलेंस मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है बच्चों? बैलेंस मेंटेन करता है और कन्वे करता है स्टेटस किसको? इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम। HDFC, PNB, ICICI इस तरह के जो बैंक है ये किसकी सर्विसेज देते हैं? डीपी बोल करके अपनी सर्विसेज देते हैं। इशूइंग कंपनी बहुत भारी है, जो शेयर्स इशू करती है वो इशूइंग कंपनी। इन्वेस्टर कौन? जो शेयर बाय करता है वो इन्वेस्टर। इसको BOB बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर। क्यों बोलते हैं? देखो क्योंकि बेनिफिशियल ओनर इसलिए बोलते हैं, शेयर हम अपने पास नहीं रखते, डिपॉजिटरी रखता है, डीमैट अकाउंट में रखता है, ठीक है ना। तो वो प्राइमरी तो जो है ना बेसिकली जो होल्डर है, होल्डर होल्डर तो कौन है? डिपॉजिटरी है, जिसने होल्ड करके रखे शेयर। लेकिन है किसके शेयर? वो अल्टीमेटली हमारे हैं। तो अल्टीमेटली जो रिस्क एंड बेनिफिट है वो किसके है? हमारे है। दैट्स व्हाई अपन लोग कौन है? बेनिफिशियल ओनर है। तो जो इन्वेस्टर होता है उसे बेनिफिशियल ओनर भी बोलते हैं। अब और क्या क्या सर्विसेज देता है डिपॉजिटरी? मेन काम तो ओनरशिप को ट्रांसफर करने का है, जो एक डीमैट से दूसरे डीमैट में शेयर्स पहुंचाने हैं। लेकिन वो करने के लिए और भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी सर्विस होती है? सबसे पहले बहुत सिंपल, बहुत आसान, डीमैट अकाउंट खुलवाता है, मतलब खोलता है, एक काम हो गया। अगर फिजिकल को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है, तो वो करता है, माने डीमैटेरियलाइजेशन करता है। वापस से अगर उन्हें फिजिकल में लेके आना हो तो रीमैटेरियलाइजेशन करता है। रिकॉर्ड क्या करता है? रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो फिर किसको इंटीमेट करता है? डीपी को, फिर डीपी हमें इंटीमेट करता है। सेटलमेंट, जितना भी सेटलमेंट है ट्रांजेक्शन का, इस खाते से निकाल करके शेयर दूसरे में डालने हैं, पैसों का क्लियरेंस करना है, वो सब कौन करता है? डिपॉजिटरी करता है। तो सेटलमेंट करता है ट्रेड का। सिक्योरिटीज को गिरवी रखवाना हो, गिरवी रखवा करके लोन लेना हो, तो ये काम भी कौन करता है? डिपॉजिटरी करता है। प्लेजिंग ऑफ डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेटिंग लोन्स अगेंस्ट शेयर्स। कोई डीमैट अकाउंट को फ्रीज करवाना हो, अनफ्रीज करवाना हो, तो डेबिट के लिए या क्रेडिट के लिए या दोनों के लिए, तो ये वो काम भी करता है। जल्दी से 4-5 काम बताओ इसके। बहुत सिंपल, बहुत। डीमैट खाता खोलता है, डीमैटेरियलाइजेशन करता है, रीमैटेरियलाइजेशन करता है, और बैलेंस मेंटेन करता है ना। वो फिर आगे अपडेट करता है डीपी को, फिर डीपी उसको, ठीक है। और क्या करता है? प्लेज करता है सिक्योरिटीज को, और फ्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना। कोई पॉइंट रह गया क्या? एक आध? सारे बोल दिए क्या हमने? सारे ही बोल दिए बच्चों। कोई रह गया? हाँ, सेटलमेंट रह गया। ये सेटलमेंट में भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये डिपॉजिटरी ये सर्विसेज देता है। अब ये डिपॉजिटरी सर्विस कह रहा है कि ये बताओ बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल कैसे है? हाँ, है ना। जैसा बैंकिंग सिस्टम है उसी के तो माफिक सिस्टम ये चलता है, उसी की तो पैरेलल है। बस बैंक वाले क्या करते हैं? वो पैसा रखते हैं, ये क्या रखता है? शेयर्स रखता है। बैंक वाले भी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं पैसे को, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को ट्रांसफर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। बैंक में पैसा हमारा रखा हुआ है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की। डिपॉजिटरी ने क्या रखे? हमारे शेयर्स रखे, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल। तो यही सारी चीजें बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है। इन्हीं बातों के साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी सिस्टम है, वो बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है बच्चों, अगर हमें डीमैटेरियलाइजेशन कराना है सिक्योरिटीज का तो कैसे करेंगे? मतलब उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर वंस अगेन बच्चों कहाँ से ही करा रहा हूँ, यहाँ से इधर पढ़ लेना, इधर से पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं भी रिवीजन के दौरान। तो मैंने आपको पहले ही क्या करा दिया था, जब मेन बैच कराया था तो मेन बैच में मैंने आपको यहाँ से पढ़ा दिया था। वहां से कहाँ से भला? मेन मेन नोट से, समरी से तो पढ़ाया था, मेन से पढ़ाया था। आज क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो जस्ट कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे, समरी से। आ जाने दो इसे एक बार। चलो, हमें बच्चों अगर क्या कराना है? डीमैटेरियलाइजेशन कराना है। तो डीमैटेरियलाइजेशन की प्रोसेस होती है 9 स्टेप की प्रोसेस होती है। कितने स्टेप की प्रोसेस होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे देखो क्या कैसे चल रहा है। ये इन्वेस्टर है, बीच में डीपी है, वो डिपॉजिटरी है, तीन पार्टी तो रहती है। यहाँ पे एक पार्टी और पिक्चर में है, आरओसी। कौन आई? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है ना। अब देखो इन्वेस्टर को क्या करना है? अपने शेयर्स को क्या करना है? डीमैट फॉर्म में लेके आना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक पर्ची भरनी पड़ेगी, जिस पर्ची का नाम क्या है? DRF। बोले तो डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये पर्ची फिजिकल भी हो सकती है और ऑनलाइन फॉर्म में भी हो सकती है। साथ में आपको अपने शेयर के जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर करने पड़ेंगे। अपने पास नहीं रख सकते, आपको देने पड़ेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराने हैं। ये हम पर्ची भर के और शेयर सरेंडर किसको करेंगे? डीपी को। अब डीपी दूसरे स्टेप में क्या करेगा? इंटीमेशन देगा किसको? डिपॉजिटरी को, कि डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी मेरे पास एक ऐसी क्या आई है? रिक्वेस्ट आई है। अब वो जो डीपी है, डीपी वो जो सर्टिफिकेट है वो किसको दे देगा साथ में? दूसरे वो नंबर, तीसरे नंबर पे क्या करेगा? सर्टिफिकेट जो है
वो सबमिट करेगा किसको, आरओसी को। अच्छा, अब चौथे नंबर पे क्या होगा, ये कंफर्म करेगा आरओसी किससे, डिपॉजिटरी से, और डिपॉजिटरी किससे, आरओसी से, कि तुम्हें ऐसी रिक्वेस्ट मिली है कि ये पूछेगा नीचे वाला ऊपर वाले को, ऊपर वाले तुम्हारे को सर्टिफिकेट मिल गए क्या। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो ये इधर क्या कर देगा, डीमेटेरियलाइजेशन कर देगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी होती है, और कन्वर्ट करके उन्हें किसको अपडेट कर देगा, और बोल देगा कि भाई मैंने अपने एंड से कर दिए, जो फिजिकल सर्टिफिकेट उन्हें तो कैंसिल कर दिए मैंने, और उनको इलेक्ट्रॉनिक में अपडेट कर दिया, तुम अब उसे क्या कर दो, अपने यहाँ पे अपडेट कर दो, है ना। वो देखो छठे नंबर पे रजिस्ट्रार क्या कर देगा, अपडेट कर देगा और इन्फॉर्म कर देगा डिपॉजिटरी को। सातवें नंबर पे डिपॉजिटरी भी क्या करेगा, अपडेट करेगा। आठवें नंबर पे किसको बताएगा, जिससे इंफॉर्मेशन आई थी वापस से उसको बताएगा डीपी को, और फिर डीपी किसको बताएगा, फाइनली इन्वेस्टर को बताएगा कि भाई हो गया काम तेरा, ठीक है ना। तो ये 9 स्टेप की ऐसा प्रोसेस रहती है, ठीक है। वापस से जाते अपने मेन नोट्स पे। ये रहा बच्चों, ये यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ, ये मैंने सब कुछ करा दिया। अब नेक्स्ट है बच्चों डीम्यूचुअलाइजेशन। क्या है डीम्यूचुअलाइजेशन? डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, पहले जो स्टॉक एक्सचेंज के मालिक होते थे और जो ब्रोकर होते थे वो सेम पार्टी होते थे। कौन होते थे, तो ये गड़बड़ करते थे बीच में, ये ऐसी सिक्योरिटीज को बिकवाने में हेल्प करते थे जिनमें इनका ज्यादा फायदा हो, जिनमें इनका क्या हो, ज्यादा फायदा हो। तो जब ये प्रैक्टिस सामने आई और बड़े स्केल पे प्रैक्टिस चलने लगी, तो सेबी ने क्या किया, सेबी ने इस पे लगाम लगाई और एक कॉन्सेप्ट लेके आया डीम्यूचुअलाइजेशन, जहां पे उन्होंने बोला सेबी ने कि अब से जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स है और जो ब्रोकर्स है वो अलग अलग रहेंगे। माने जो मेंबर है वो क्या नहीं रहेगा, ब्रोकर नहीं रहेगा, और जो ब्रोकर है वो मेंबर नहीं रहेगा। माने शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज के और ब्रोकर अलग अलग पार्टी रहेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था ना, जहां पे वो अपने फायदे के लिए काम करते, पर्सनल फायदे के लिए काम करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप को और कंट्रोल को क्या करना, सेपरेट करना स्टॉक एक्सचेंज के उनके मेंबर से, ठीक है ना। ओनरशिप को अलग करो और कंट्रोल को अलग करो। कंट्रोल जो डे टू डे कंट्रोल है, ठीक है ना, जो डे टू डे कंट्रोल है। इतनी बात समझ में आती है। डीम्यूचुअलाइजेशन यूजफुल कैसे होता है, वही इससे एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इनफ्लक्ट जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, और इससे जो ब्रोकर के जो चांसेस है पर्सनल गेन के वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। फाइनली लास्ट टॉपिक इज देयर बच्चों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम तो सुना ही होगा, सेबी। सेबी एक ऐसी संस्था जिसको स्टैब्लिश किया गया ताकि कोई भी मार्केट में क्या ना कर सके, गलत ना कर सके। कोई तो संस्था चाहिए थी जो कंट्रोल कर सके जो बिजनेस हो रहा है, जो ब्रोकर, सब ब्रोकर, इन्वेस्टर, कंपनीज, जितने भी पार्टीज है उनको सबको रेगुलेट कर सके, ठीक है ना। तो सेबी की स्थापना भारतीय सरकार ने कब की, 1988 में, ठीक है ना, ताकि हम हेल्दी ग्रोथ को क्या कर सके, प्रमोट कर सके इंडियन मार्केट में, और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कर सके। रीजंस और भी देख लेते हैं उसको स्टैब्लिश करने के। एक तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चालू हो गई थी 1980 के बाद बड़े स्केल पे, तो उसको रोकना था, तो दैट्स व्हाई हमने सेबी को स्टैब्लिश किया। और भी कुछ अलग तरह की प्रैक्टिसेस क्या हो गई थी, चालू हो गई थी, जैसे कि अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने बताया था आपको प्राइवेट प्लेसमेंट अभी रिवाइज करा के आया हूँ, कि लोग क्या करने लगे थे, कुछ लोगों को जिनकी मार्केट में गुडविल थी उनको पैसा दिया, कह रहे कि हमारे को हमारे शेयर बिकवा दो 100 करोड़ रुपए के, 10 करोड़ तुम्हें दे देंगे, हमें तो वैसे भी कौन से, चाहे तुम 20 करोड़ ले लो, हमें तो वैसे भी पैसा लेके भागना ही है, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रैक्टिस चालू हो गई थी। कंपनीज ने क्या करना चालू कर दिया था, अपने शेयर्स महंगे महंगे में बेचने चालू कर दिए थे, अनऑफिशियल तगड़ा तगड़ा प्रीमियम चार्ज करने लगे जिनके ऊपर कोई लगाम नहीं थी। तो इस वजह से लेके आना पड़ा सेबी को। कंपनीज एक्ट की बात नहीं मान रहे थे, बताओ, कानून की बात नहीं मान रहे, कानून ने जो बोला, है ना। और भी जो भी कानून थे भारत के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग, उनको क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। किसी के अंदर कोई खौफ ही नहीं था क्योंकि कोई एक्शन लेने वाली कोई संस्था थी ही नहीं, और शेयर सर्टिफिकेट कोई डिलीवर नहीं कर रहे फिजिकल फॉर्म में, तो इस तरह की दिक्कतें थी। प्राइस रिगिंग, अपने अकाउंट्स के साथ क्या करना, छेड़छाड़ करना, ताकि हम क्या कर सके, अपने शेयर के प्राइस को अपने जैसा हम मूव करा सके, अपने शेयर के प्राइस को हम अपने इशारों पे नचा सके। हम चाहे तो इन्फ्लेट कर दें, हम चाहे तो डिफ्लेट कर दें। इसी प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस रिजिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर के लोगों को इन्फॉर्मेशन होती थी तो वो अपना पर्सनल फायदा कर लेते थे, है ना, क्योंकि मार्केट में जब तक इन्फॉर्मेशन पता चले उससे पहले इन्हें पता होती थी, और ये अपना फायदा कर लेते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए, तो ये सारी प्रैक्टिस को रोकने के लिए सेबी को लाया गया। सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या, अरे वही भाई जिस वजह से लेके आया गया, जो रीजन से, वही क्या है उसके ऑब्जेक्टिव है, कि उसे रेगुलेट करना था, किसको,
स्टॉक एक्सचेंज को, और बाकी क्या सिक्योरिटी इंडस्ट्री को, और पूरा क्या करना था उन्हें, एक हेल्दी प्रैक्टिस मार्केट में चलानी थी। उन्हें क्या करना था, जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर के राइट को क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। तीसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना था, और नए नए क्या करने थे, हमें कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करने थे, नए नए कानून बनाने थे, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव था। ये रीजंस और ऑब्जेक्टिव बहुत जनरल चीजें, इनमें आएगा तो जनरल टॉपिक है, लिख देना ये सारी चीजें। बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो है फंक्शंस ऑफ सेबी। फंक्शंस ऑफ सेबी, बोलो फंक्शंस ऑफ सेबी। कितने फंक्शन होते हैं, इधर से खत्म कर देते हैं अभी लोग। 3 फंक्शन होते हैं, पी आर डी। कौन होते हैं, पी आर डी। पी फॉर प्रोडक्टिव फंक्शन, आर फॉर रेगुलेटरी फंक्शन, डी फॉर डेवलपमेंटल फंक्शन, ठीक है ना। 3 फंक्शन होते हैं किसके, सेबी के। प्रोटेक्टिव फंक्शन बचा के रखता है सेबी, दूसरा रेगुलेटरी लगाम लगाता है, जरूरत भी मत करना, ठीक है ना, और तीसरा डेवलपमेंटल फंक्शन, वो डेवलपमेंट करते रहता है। अच्छा, कितने कितने होते हैं, प्रोटेक्टिव के कितने होते हैं, 4। अच्छा, रेगुलेटरी के कितने होते हैं, 7। और कैसे बताए थे, हाँ, 3 3 3 1, 3 3 1, 3 3 1, या एक वो सबसे पहले था ना, 1 3 3, ऐसे बताया था ना आपको, 1 3 3 बताया था। कैसे बताया था, 1 3 3। और जो आपके जो लास्ट वाला था डेवलपमेंटल, उसके कितने थे बच्चों, 3 थे, ठीक है ना। चलो, प्रोटेक्टिव फंक्शन के 4 फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को चेक करता है कि मार्केट में क्या क्या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है ना। वो चेक करके क्या लेता है, स्टेप्स लेता है, किसके प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए। एजुकेशन क्या करता है, स्प्रेड करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो सके, यानी कि अवेयर करने का काम करता है। और फेयर प्रैक्टिसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये 4 चीजें हो गई, ठीक है ना। बात करते हैं किसके, रेगुलेटरी फंक्शन के, तो वही 1 3 3। एक तो जितना भी बिजनेस चल रहा है सिक्योरिटीज मार्केट में, उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना। रेगुलेटरी फंक्शन है तो रेगुलेट ही करेगा ना भाई। अच्छा, अब वो 3 और फिर 3, 3 के अंदर 3 के अंदर 3 के अंदर 3 2 1, 3 के अंदर 3 2 1, 3 पॉइंट रेगुलेट वाले हैं, है ना। रेगुलेट किसको करता है, 3 2 1 को। किस किस को, पहले पॉइंट में 3, मतलब जो दूसरे वाला पॉइंट है उसके अंदर 3 पार्टी है, ब्रोकर, सब ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर, ठीक है ना। फिर अगला जो वो रजिस्टर करता है, किसको रजिस्टर करता है, सीआईएस को और एमएफ को, म्यूचुअल फंड को। और एक कौन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 3 के अंदर 3 2 1, 3 के अंदर 3 2 1। तो 3 पार्टी को रजिस्टर करता है, मतलब 3 लोगों को अलग अलग रजिस्टर करता है, और उनके अंदर 3 2 1 कैसे, ब्रोकर, सब ब्रोकर और आपके मर्चेंट बैंकर्स। दूसरा 3 2 सीआईएस, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड। और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगेन। अच्छा, जब इन्हें रेगुलेट करता है, फिर क्या कराता है, रेगुलेट करके ऑडिट कराता है। क्या कराता है, ऑडिट कराता है, किसका, स्टॉक एक्सचेंज का, कि भाई देखो कोई धांधली तो चल रही है स्टॉक एक्सचेंज में। ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए होगी अपने को, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन। भाई उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह चाहिए, जिसको हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। अगर इंस्पेक्शन करने के बाद डाउट आया तो क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ और बड़ा डाउट लगा तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाया तो फीस लगाएंगे, उन पे फीस चार्ज करेंगे, अलग अलग पेनल्टीज चार्ज करेंगे उनसे, या कोई भी अदर चार्जेस उनके ऊपर ठोकेंगे। समझा क्या आपको। एंड लास्ट वन इज बच्चों, डेवलपमेंटल फंक्शंस, ताकि आने वाले टाइम में हम और डेवलप हो सके और बेहतर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके। तो इसके लिए डेवलपमेंटल फंक्शंस भी होते हैं, किसके, सैबी के। वो ट्रेनिंग देता है किसको, इंटरमीडिएरीज को, ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, जितने भी लोग इंटरमीडिएरीज होते हैं, ताकि बेटर प्रैक्टिसेस मार्केट में चल सके और बेहतर तरीके से हम डीलिंग करा सके। ये रिसर्च कंडक्ट करता है, और उनकी जो रिपोर्ट है वो किसमें पब्लिश करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि वो जितने भी प्लेयर्स है मार्केट में सबके लिए यूजफुल हो सके। और लास्ट बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, या जो कोई मान ली किसी कंपनी ने गलत किया, जैसे भी एक वो यूट्यूब चैनल था, वो चाट का बाप कुछ करके, है ना। तो अब उनने क्या है कि उनने गलत किया, तो सेबी ने सर्कुलर निकाला अपना, कि भाई ऐसे लोगों से बच के रहना, ये टेलीग्राम चैनल से बच के रहना, इनको ज्वाइन नहीं करने का, ये उनके बहकाए में मत नहीं, ऐसे आने का नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन पब्लिक की या जो इन्वेस्टर्स है उनकी कन्वीनियंस के लिए सेबी क्या करता रहता है, इशू करता रहता है, ताकि डेवलपमेंट हो सके, मार्केट डेवलप कर सके, लोगों का विश्वास न उड़े मार्केट के ऊपर से। तो ये 3 फंक्शन हो गए डेवलपमेंटल फंक्शन सेबी के। फाइनली बच्चों,
सैबी आपकी जान लेने के लिए नहीं बैठा है, तुम्हारी जान निकालने के लिए नहीं बैठा है, तुम्हारा शिकार करने के लिए नहीं बैठा है कि तुम्हें दबोच लेगा। वो तुम्हारे पे नजर रख रहा है, तुम गलत मत करो। सैबी एक वॉच डॉग है, क्या है? वो जस्ट आपके अरे तुमने घर पे वो अभी अभी वो पाल के रखा है, तुमने कोई तो कुत्ता पाल के रखा है, तो वो मान लिए इसलिए रखा है ताकि लोगों के अंदर खौफ रहे, वो थोड़ा कुछ भी गलत उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करे, वो जस्ट आंख दिखाता है, ऐसा नहीं वो तुम आओगे तो जान ही ले, वो तुम्हारे पीछे भागता है। नए लोग आते हैं घर में तो उनके पीछे भागता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसकी जान ही ले लेगा कि तू आ तो मैं तुझे अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ठीक है ना। तो सैबी एक क्या है, जस्ट वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है, वो आपका खून चूसने के लिए नहीं है, वो आपका कि ऐसा शिकारी कर लेगा। वो आप पे नजर रखता है कि मत करो ना तुम गलत कुछ, गलत करोगे तो फिर तो तुम्हें वो शिकारी लगेगा ही, ठीक है ना, तो वैसा। अच्छा, अगर ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि सैबी इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, और बोल दे कमेंट, हाँ तो तुम बोलोगे हाँ मैं एग्री करती हूँ इस स्टेटमेंट से कि सैबी एक वॉच डॉग है, ब्लड हाउंड नहीं है, और इसको 6 नंबर में फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके फंक्शंस बताने होंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कभी पता पड़े प्रोटेक्टिव फंक्शन रेगुलेटरी में ठोक के आ रहे हो, रेगुलेटरी के डेवलपमेंटल में कर रहे हो और मैशअप बना रहे हो, ठीक है ना। अब बाहर आके बोल रहे हैं तेरे भाई ने सीबीएसई को ठोक दिया, अबे सैबी ने तुझे ठोका बे, सैबी और सीबीएसई ने मिलके दोनों ने, ठीक है ना। इसी के साथ साथ बच्चों ये बहुत टेक्निकल चैप्टर जो है, मतलब लेंदी तो इतना नहीं है चैप्टर, लेकिन टेक्निकल चैप्टर जो है उसको हमने लगभग और लगभग 1 घंटे 11 मिनट में क्या कर लिया, हमने इसे खत्म कर लिया, ठीक है ना। तो काफी बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ग्रिप आ गई होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और एक चैप्टर का रिवीजन रह जाता है हमारा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आप वो डिमांड करेंगे तो वो भी करा देंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।